आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे समुद्री पक्षी की कहानी को समझने का प्रयास करेंगे जो इस खुले आसमान में एक उड़ान लेना चाहता है। और दोस्तों, यह कहानी केवल उस समुद्री जीव की नहीं है, वह जीव हम सबके अंदर है जो इस खुले आसमान में एक उड़ान लेना चाहता है। और इस उड़ान लेने में जो जो कठिनाइयां, जो जो परेशानियां सामने आती है, जो सफलता और विफलता सामने आती है, उसको बड़े ही सुंदर तरीके से राइटर रिचर्ड बाख ने इस स्टोरी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों, अध्याय की शुरुआत में राइटर लिखते हैं कि सुबह का समय था और प्रतिदिन की तरह जो सूरज है वह उग ही रहा था। उसकी जो किरणें हैं वह समुद्र के पानी पर चमक रही थी, रेत से वह परिवर्तित हो रही थी। और जो तट है समुद्र का, उससे कुछ मीलों दूरी पर अंदर की तरफ जो मछुआरे हैं वे नाव से जो खाने के लिए, मछलियों को पकड़ने के लिए उनका दाना, उनका चारा वहां डाल रहे थे। और उनके चारों तरफ समुद्री पक्षी, सीगल एक झुंड में उनके चारों तरफ झुंड बनाए हुए थे, उन मछलियों को पकड़ने के लिए, उस दाने को खाने के लिए। लेकिन एक ऐसा भी समुद्री पक्षी था जिसका नाम है जोनाथन लिविंगस्टन सीगल। वह अलग थलग रहकर अपने अभ्यास में जुटा हुआ था। उसका जो ज्यादा उसको इंटरेस्ट था वह खाने में नहीं था बल्कि अपनी उड़ानों में था। तो वह अपने दोस्तों से अलग अपनी प्रैक्टिस में लगा रहता था। और उसने इन प्रैक्टिस के माध्यम से अपने दोस्तों से कुछ थोड़ा ज्यादा सीख लिया था। लेकिन फिर भी उसके इस व्यवहार को देखकर उसके माता पिता में एक चिंता थी कि यह अपने दोस्तों से अलग रहता है और खाने पीने की भी इसे चिंता नहीं होती। तो उसकी मां उसे कहती है, बेटा तुम बिल्कुल सूख कर दुबले हो गए हो, हड्डी के पुतले रह गए हो, तुम खाने का ध्यान नहीं रखते। तो जॉन कहता है कि मां, मुझे खाने से ज्यादा इन उड़ानों में मजा आता है। तो उसके पिता उसे समझाते हुए कहते हैं, बेटा हमारा जो मकसद है जीवन का वह उड़ान का नहीं है, हमें तो ये उड़ान केवल खाना तलाशने के लिए करनी होती है। तो तुम उड़ान से ज्यादा खाने पर ध्यान दो। तो एक आज्ञाकारी बेटे की तरह वह उनकी बात को स्वीकार करता है और फिर अपनी दिनचर्या को बदलते हुए अपने दोस्तों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करता है। और फिर वह भी उस छीना झपटी में लग जाता है जो सब उसके दोस्त मछली की छीना झपटी में या उस खाने की छीना झपटी में लगे रहते थे। लेकिन इन सब में उसे थोड़े समय बाद फिर दोबारा से उसकी जो उत्सुकता है वह खत्म हो जाती है और वह अपने अभ्यास की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। और फिर वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो फिर वह अपनी जो उड़ानों का अभ्यास है उनको कंटिन्यू कर देता है। और एक सप्ताह के अंदर ही अब वह पहले से कहीं ज्यादा सीख चुका था। और इस सीखने के जो चक्कर में उसका जो एक कार्यक्रम बन गया था कि वह सुबह निकल जाता और रात को बहुत देरी से आता। तो इसी तरीके से वह प्रयास कर रहा था एक दिन। और इस प्रयास में वह एक बहुत ही ऊंची उड़ान ले रहा था कि वह उस ऊंची उड़ान से जब नीचे डाइव करता है तो उस डाइव करने में वह समुद्र में जा गिरता है। वह अपने बैलेंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, वह असफल हो जाता है। और इस असफलता के बोझ में वह अपने मन में सोचता है कि काश यह बोझ इतना बढ़ जाए कि मैं इस समुद्र में ही नीचे की तरफ सरकता जाऊं। मैंने बहुत प्रयास किए लेकिन मैं अपने नियंत्रण पर कंट्रोल नहीं कर पाता जब मैं ऊंची उड़ान लेता हूं। तो उसके मन में ख्याल आता है कि शायद हम जो सीगल है वे इन ऊंची उड़ानों के लिए नहीं बनेंगे, क्योंकि यदि ऐसे हम होते तो हमारे जो पंख है, वो जो हमारे डैने हैं, वो बाज की तरह होते, हमारे दिमाग में नक्शे होते। तो प्रकृति ने हमारी जो शरीर है उसकी सीमा निश्चित कर दी है। तो शायद जो मेरे माता पिता कहते हैं वैसे ही कहते हैं। तो इस भांति से उसका बोझ कम हो जाता है। और यह सोचते सोचते
वह रात्रि में अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। तो उसके मन में ख्याल आता है कि हम सीगल रात्रि में भी तो नहीं उड़ते, क्योंकि यदि रात्रि में हमारे उड़ने की व्यवस्था होती, प्रकृति ने की होती, तो हमारे पास उल्लू जैसी आंखें होती। फिर वह कहता है, और यदि उड़ानों के लिए हमें प्रकृति ने बनाया होता तो बाज जैसे हमारे पंख होते। लेकिन यह बात उसके अंदर क्लिक कर जाती है कि बाज जैसे पंख, तो वह कहता है कि यही तो समाधान है। फिर वह सोचता है कि यदि मैं अपने डैनों को थोड़ा समेट कर अपनी उड़ानों का अभ्यास करूं, केवल जो मेरे पंख है उनके किनारों का उपयोग करते हुए अपने अभ्यास का जारी रखूं, तो शायद मैं सफल हो जाऊं। तो इस भांति से वह फिर अगले दिन से अपनी उड़ानों को दोबारा से कंटिन्यू कर देता है, और इस प्रयास के द्वारा अब वह काफी अपने आप पर कंट्रोल करना सीख जाता है। और एक दिन की बात है कि वह अपने साथियों से पहले ही अभ्यास के लिए निकल जाता है। जब उसके साथी अपने खाने पीने के लिए भी नहीं निकलते, तो वह अभ्यास के लिए निकल पड़ता है और ऊंची उड़ान लेते हुए 5-4 फीट की उड़ान लेते हुए वह ऊपर से डाइव करता है, क्योंकि वह कंट्रोल सीख चुका था। लेकिन जो झुंड था नीचे सीगल का, वह अचानक उसके बीच में आ जाता है और वह अपने समुद्री देवता, अपने समुद्री पक्षी देवता से प्रार्थना करता है, और वे देवता भी उसको उस दिन बचा लेते हैं। तो कोई दुर्घटना होने से उस दिन टल जाती है। तो वह शाम को जब अपने घर लौटता है, तो वह देखता है कि एक परिषद बुलाई गई है, मुखिया ने एक काउंसिल बुलाई हुई है, और वह सोचता है कि शायद आज का जो उसका कर्तव्य था उसको पुरस्कृत करने के लिए यह काउंसिल बुलाई गई है, बैठक बुलाई गई है। मुखिया उसको आवाज देते हैं, जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, बैठक के बिल्कुल बीचों बीच आ जाओ। तो वह सोचता है कि मुझे तो कोई सम्मान नहीं चाहिए, मुझे तो बस जो मैंने सीखा है वह अपने इन साथियों को सिखा सकूं, इसका ऑर्डर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि बैठक के बीच में बुलाने का मतलब होता है तो पुरस्कार, या फिर उसको कोई ना कोई दंड मिलेगा, और दंड की तो उसे कोई आशंका थी नहीं। और इसी बीच जो मुखिया है वह दोबारा से आवाज देता है कि जोनाथन, जो तुमने हरकत करी है, जो तुमने गैर जिम्मेदारी भरी हरकतें करी है, उसके लिए बीचों बीच आ जाओ। अब क्या था दोस्तों, उसके जो घुटने हैं वह लटक जाते हैं, पंख बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं, और वह शर्मिंदगी में बीचों बीच खड़ा हो जाता है। और चारों तरफ से जो आवाजें गूंज रही होती है कि इसने जो गैर जिम्मेदारी का व्यवहार किया है, इसने जो हमारे नियमों को तोड़ा है, इसके लिए इसे आज अपने झुंड से निकाला का आदेश मिल जाएगा। और दोस्तों, ऐसी कोई परंपरा नहीं थी पिछले अनेकों शताब्दियों से कि मुखिया के सामने कोई बोलता, वह उनकी बातों को स्वीकार कर लेता था। लेकिन जोनाथन बोला कि मैंने ऐसा कैसा कौन सा गैर जिम्मेवारी का व्यवहार किया है, मैं तो एक जीवन को एक और नई ऊंचाई पर लेकर जाना चाहता हूं। मैंने जो जीवन की संभावनाएं देखी है, मैं उन संभावनाओं को अपने साथियों को भी सिखाना चाहता हूं। लेकिन चारों तरफ से आती है कि दोस्त, हमारा भाईचारा टूट चुका है, तुम्हें झुंड से जाना ही होगा। तो वह वहां झुंड से निकल पड़ता है, वह चट्टानों से बहुत दूर निकल जाता है। उसके दोस्तों मन में झुंड से निकाले जाने का कोई एक खेद नहीं था। उसके मन में जो खेद था कि वे, उसके जो साथी है, उनका जो मुखिया है, वह उसकी संभावनाओं, उनके साथियों में जो संभावनाएं छिपी हुई है, उनको नहीं देख पा रहे थे। तो दोस्तों, यह जो फर्स्ट चैप्टर है यहीं पर खत्म होता है। लेकिन कुछ सवाल है जो मेरे मन में उठते हैं कि वह जो मुखिया था, क्या वह यह नहीं देख पा रहा था कि जो संभावनाएं उस जोनाथन ने खोजी है, वह उन संभावनाओं का उपयोग
उस झुंड के अन्य पक्षियों में कर पाए, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में कर पाए, या फिर उसे अपनी कुर्सी के खो जाने का डर था कि कहीं यह इतना प्रतिभाशाली न हो जाए कि उसको उसकी कुर्सी ही छोड़नी पड़े। दोस्तों, इसमें इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल तो उठना लाजमी है कि वह क्यों उसकी प्रतिभा को सही से चैनलाइज नहीं कर पाए। शायद उन्होंने सोचा होगा कि इसको झुंड से निकाल देने पर इसका संघर्ष बढ़ जाएगा और फिर यह खत्म हो जाएगा, और यदि इसने बगावत की तो फिर तो उनके पास एक नया बहाना होगा उसको मार देने का, और बगावत नहीं भी करता है तो वह संघर्ष से लड़ते लड़ते स्वयं ही खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अवश्य ही वह तो संघर्ष में खत्म हो जाता या फिर अपनी प्रतिभा को निखार लेता, क्योंकि दोस्तों संघर्ष ही व्यक्ति को निखारता है। लेकिन जब व्यक्ति के ऊपर बोझ इतना बढ़ जाता है तो वह इस संघर्ष के साथ साथ बैलेंसिंग करने में अपने आप को असहाय पाता है, और फिर उसका जो संघर्ष है वह और ज्यादा कठिन हो जाता है। लेकिन जोनाथन तो अभी यंग था, तो वह अपने संघर्ष को जारी रखने के लिए वह अपने अभ्यास में जुट जाता है। लेकिन वह अपने इस संघर्ष को आगे जो कंटिन्यू रखता है तो फिर वह दोबारा से अपनी प्रतिभा को निखार कर क्या वह अपने इस झुंड में वापस बगावत करने के लिए आएगा या फिर क्या करेगा, इसको हम अगले अध्यायों में जानने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, इस भांति से जो जोनाथन है वह अपनी नई राह पर निकल पड़ता है, और इस नई राह पर उसे दो नए साथी मिलते हैं जिनके पंख, जिनके डैने बहुत ही सुनहरे होते हैं और वे बहुत ही प्रतिभाशाली होते हैं। वह उनसे प्रभावित हो जाता है। उनमें बातचीत शुरू होती है तो वे कहते हैं कि हम तुम्हें तुम्हारे घर लेने के लिए आए हैं। वे कहता है कि मेरे तो कोई घर नहीं है, मुझे तो निकाल दिया गया है। वे कहते हैं कि अब तुम्हें नए घर चलना है, तुम्हें कुछ नया सीखना है, जो तुम सीख सकते थे यहां से वह तुमने सीख लिया है, क्या तुम तैयार हो कुछ नया सीखने के लिए? तो जॉन कहता है अवश्य मैं सीखने के लिए तैयार हूं। और इस भांति से दोस्तों नए अध्याय का प्रारंभ होता है। वे तीनों बादलों को पार करते हुए बादलों के ऊपर निकल जाते हैं किसी नए स्थान पर, और वहां जॉन अनुभव करता है कि उसके शरीर की जो ताकत है वह पहले से ज्यादा बढ़ गई है, और उसका खुद का शरीर भी सुनहरा हो गया है। शायद उसे वहां स्वर्ग की अनुभूति होती है। लेकिन वह वहां बहुत कम पक्षियों को पाता है, तो उसके मन में कुछ क्वेश्चन उठते हैं। तो वह वहां सलीवन से पूछता है कि यहां इतने कम पक्षी क्यों हैं? तो सलीवन कहता है कि दोस्त, तुमने जो यहां तक की यात्रा है, तुम यहां तक पहुंचे हो, वह तुमने बहुत कम समय में पार कर ली है। तुम इसी जन्म में यहां तक पहुंच गए हो। लेकिन जो तुम अन्य पक्षियों को देख रहे हो, उनकी यहां तक पहुंचने की जो यात्रा है बहुत लंबी है, जन्मों जन्मों की यात्रा है, हजारों वर्ष उनको लगे हैं। उनको केवल यह जानने में, समझने में कि उनका जो जन्म है वह केवल खाने पीने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि अपने को निखारने के लिए हुआ है, अपनी संभावनाओं को खोज लेने के लिए हुआ है। इसमें ही उनके अनेकों जन्म निकल गए। और व्यक्ति जब तक, कोई जीव जब तक यह नहीं सीख लेता, कुछ नया नहीं सीख लेता, तो फिर वह समान परिस्थितियों में जन्म लेता रहता है। तो इस भांति से उनको समान समान परिस्थितियों से गुजरते हुए नई परिस्थितियों में पैदा होने के लिए अनेकों जन्मों का सामना करना पड़ा है। तब कहीं जाकर ये यहां तक पहुंचे हैं। तो जॉन को यह बात समझ में आती है। और एक दिन की बात है कि जो जॉन है, जब वह अभ्यास कर रहा होता है तो वह देखता है कि यहां भी बहुत सीखने के लिए है। लेकिन इस सीखने में एक अंतर है कि जो सब उसके साथी है वे सब सीखने की चाह रखते हैं, सब एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो वह तब अपने जो वहां का मुखिया होता है चियोंग, उनसे पूछता है, उनसे बातचीत करता है, जिनके बारे में कहा गया था कि ये कुछ समय बाद यहां से विदा ले लेंगे, कि क्या यह स्वर्ग है? तो वह कहता है कि स्वर्ग किसी स्थान या समय में नहीं होता, वह तो पूर्णता में होता है। जब तुम अपनी संपूर्ण गति को प्राप्त कर लोगे
तो तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे। और वह संपूर्ण गति किसी अंक में नहीं है कि जब तुम 1000 मील प्रति घंटे से उड़ान भरोगे या फिर प्रकाश की गति से उड़ान भरोगे। यह पूर्णता उसमें नहीं है। पूर्णता तो समय, स्थान और अंकों के पार है। और बिना किसी चेतावनी के जब वह बातचीत कर रहे थे तो पलक झपकते ही वे जॉन से 50 फीट दूरी पर बैठ जाते हैं और फिर दोबारा से पलक झपकते ही उसके बगल में आ जाते हैं। तो जॉन को यह बहुत अचंभित लगता है। तो वह उनसे पूछता है कि क्या तुम मुझे यह नई कला सिखा पाओगे? मैं सीखना चाहता हूं। उसका जो स्वर्ग का ख्याल था वह निकल जाता है। तो चियोंग कहता है अवश्य ही, लेकिन तुम्हें पहले समय पर कार्य करना होगा। और यदि तुम ऐसा नहीं करोगे, यदि तुम अपने भूतकाल से या भविष्य में अटके रहोगे, तो फिर तुम अपनी प्रतिभा को निखार नहीं पाओगे। और फिर तुम्हें तो आगे के जो चैप्टर है उन पर भी कार्य करना है। तुम्हें दया और प्रेम पर कार्य करना है। तो कुछ ही महीनों में वह जॉन जो चियोंग की जो कला है उसको सीख लेता है। पूरी अच्छे तरीके से वह उनका एक अच्छा शिष्य बन जाता है। चियोंग उससे कहते हैं कि तुम्हें जहां पहुंचना हो तो तुम्हें पहले से अपने मन में यह बैठाना होगा, तुम्हें उसका विचार करना होगा कि तुम्हें जहां पहुंचना है वहां तुम पहले से ही उपस्थित हो। मैं यह ऐसा पहले अनेकों बार कर चुका हूं। मैं समय के पार जा चुका हूं, मैं स्थान के पार जा चुका हूं। और यदि तुम्हें भी ऐसा करना है तो तुम्हें यह विचार करना होगा कि तुम वहां पहले ही हो, पहले से उपस्थित हो। उनके इस कहने का अर्थ वे समझाते हैं कि तुम्हें अपने जो शरीर की जो सीमा है उससे भी पार निकलना होगा। तुम्हें अपने शरीर की सीमा में बंधा नहीं रहना है। और इस भांति से जो जॉन है वह भी विचारों की गति से अपनी उड़ान भरना सीख लेता है। और कुछ दिनों के बाद जो चियोंग है वे वहां से विदा हो जाते हैं। और जब वह दया और प्रेम पर काम कर रहा होता है जॉन, तो उसके मन में ख्याल आता है कि शायद पुराने झुंड में या किसी अन्य झुंड में कुछ ऐसे साथी हो, ऐसे यंगस्टर्स हो जिन्हें उसकी जरूरत हो, जिन्हें झुंड से निकाल दिया हो। तो वह सलीवन से बात करता है कि क्या उसे अपने पुराने झुंड में लौट जाना चाहिए। तो सलीवन कहता है कि जब तुम्हें वहां से निकाल दिया गया है तो अब वहां तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा। और तुम तो यह जानते हो, पुरानी कहावत है कि जो पक्षी जितना ऊंचा उड़ता है वह उतना ही दूर तक देख पाता है। और वे तो वहीं समुद्र के किनारे पर आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। वे तुम्हारी जो यहाँ की स्वर्ग की सीख है वे नहीं समझ पाएंगे। और यदि जो चियोंग है वे भी आज यहां नहीं होते, वे भी अपने झुंड, पुराने झुंड की तरफ निकल गए होते, तो तुम्हें ये सब सीख कहां से मिलती। तो जॉन समझता है और फिर वहीं अभ्यास में लग जाता है, अपने साथियों की मदद करता है और अपनी भी नई प्रतिभा को निखारने में लगा रहता है। लेकिन समय के साथ साथ दया और प्रेम पर जब वह काम करता है तो उसके अंदर पुरानी भावना दोबारा से जग उठती है और वह सोचता है, वह निर्णय करता है कि उसे उन साथियों की मदद के लिए जाना ही होगा जो कुछ नया सीखना चाहते हैं, जो अपनी उड़ानों को पंख देना चाहते हैं। तो वह सलीवन से कहता है, तो सलीवन कहता है कि दोस्त, यदि तुम उन्हें वहीं उसी स्थान से स्वर्ग की समझ दे सकते हो तो वह तुम मेरे दोस्त ही हो, तुम जाओ, अलविदा। और इस भांति से जो जॉन है वह उस झुंड का ख्याल करता है और पलक झपकते ही विचारों की गति से वहां पहुंच जाता है। और वह देखता है कि वहां एक यंगस्टर फ्लेचर लिंडसीगल, जिसके मन में बहुत कटुता है, जिसको अभी अभी झुंड से निकाला गया है, जो कह रहा होता है कि इतना किसी के साथ अन्याय कोई कैसे कर सकता है, कि वह तो सीख रहा था, थोड़ी मोटी कलाबाजी वह सीख रहा था और उसको झुंड से निकाल दिया गया। मुझे उनसे बगावत करनी होगी। तो जॉन उनसे कहता है, उस यंगस्टर जो फ्लेचर लिंडसीगल है, कि तुम्हें यह बगावत का जो सुर तुम्हारे अंदर है तुम्हें निकालना होगा, नहीं तो यह तुम्हारी जो प्रतिभा निखारने में तुम लगे हुए हो उसमें एक बाधा बन जाएगा।
तुम्हें उनको माफ कर देना होगा और तुमको निकालकर उन्होंने ही गलती करी है। ये वे समय के साथ ऐसा समझ जाएंगे। तुम अपने अभ्यास पर ध्यान दो। क्या तुम सीखना चाहते हो? तो वह कहता है, हाँ अवश्य ही। तो वह जॉन उस फ्लेचर सीगल को सिखाने में जुट जाती है और उसके अंदर जो बगावत का सुर था उसको भी प्रेम और दया के सुर में तब्दील करना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, यही वह मूल प्रतिभा थी, यही वह मूल गुण था जो उस वक्त जब जोनाथन को निकाला गया था, उनके मुखिया ने उनसे वह चूक गया था। अन्यथा वह उनकी जो शंका थी बगावत की, वह उनके अंदर पैदा नहीं होती। और जो उसके साथी थे वहां, उनकी प्रतिभा को निखारने में भी जॉन अवश्य ही मदद करता। क्योंकि दोस्तों, यदि एक तरीके से देखा जाए तो उनकी जो शंका थी मुखिया की, वह सही थी। क्योंकि यदि उसके अंदर भी जो आज फ्लेचर लिंड के अंदर जो बगावत के सुर है, वहीं उसके अंदर भी होते, उसके अंदर दया का भाव नहीं होता, तो वह आज इस नई प्रतिभा को सीखकर वहां पहुंच जाता और फिर उसकी कुर्सी तो छीनता ही जो मुखिया था, साथ साथ वह जो अन्य साथी है उनको सिखाने की बजाय उनको दबाने की कोशिश करता। लेकिन चूंकि अब उसके अंदर दया और प्रेम के एक नए गुण हैं जो उसके अंदर पहले से ही थे, जिसको उसने अभी अभी इस फ्लेचर लिंड के जो बगावत के सुर है उनको भी प्रेम और दया के सुरों में तब्दील कर दिया है, तो इस भांति से वह अवश्य ही अपने अन्य साथियों की मदद कर पाता। और जो मुखिया है वह भी उसकी प्रतिभा को, उसका उपयोग करके सभी को उनकी संभावना तक पहुंचने में ज्यादा मदद कर पाते। और दोस्तों, इस भांति से अध्याय 3 का प्रारंभ होता है कि जो फ्लेचर लिंड सीगल है वह जोनाथन से नए अभ्यास सीखना शुरू कर देता है और 6 और नए सदस्य 3 महीने के अंदर अंदर जोनाथन के पास आ जाते हैं, जिनके अंदर उड़ान भरने की चाह होती है। तो जोनाथन उन सभी को नए अभ्यासों के जो गुण हैं वह सिखा देते हैं। तो उनको पता चलता है कि और भी झुंड में अन्य सदस्य है जो अपनी प्रतिभा को निखारना चाहते हैं। तो जॉन उनसे कहते हैं कि अब हमें झुंड के पास वाले तट पर ही जाना होगा। लेकिन उनमें से उनके दोस्त, जो साथी, उनके जो शिष्य फ्लेचर और कैल्विन हैं, वे कहते हैं कि हमें वहां झुंड में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक पिछले शताब्दियों में किसी ने भी यह कानून नहीं तोड़ा है कि जो झुंड से बाहर निकाल जाते हैं वे झुंड में वापस चले जाए। लेकिन जोनाथन कहता है कि हम सब जहां चाहें वहां जाने के लिए आजाद है, हम जो सीखना चाहिए वह सीखने के लिए आजाद है। और ऐसा कहकर जॉन उस झुंड के तट की तरफ निकल पड़ते हैं। तो फ्लेचर और कैल्विन कहते हैं कि जब हम झुंड से निकाल दिए गए हैं तो अब वे कानून हम पर लागू नहीं होते, तो हमें जॉन के साथ चलना चाहिए। और साथ ही यदि जॉन अकेला जाएगा और वहां कोई लड़ाई झगड़ा हो गया और हम वहां साथ नहीं होंगे तो वहां मदद भी नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम साथ चले और कुछ मदद भी कर पाए। तो वे सब के सब सातों शिष्य जॉन के साथ तट की तरफ निकल जाते हैं और वहां जो झुंड है उसके पास ही जो तट है वहां पर अभ्यास शुरू कर देते हैं। लेकिन जो फ्लेचर है उसकी बगावत के सुर के कारण जो एक भविष्यवाणी थी कि बगावत होगी झुंड में, तो वहां झुंड में अफवाह फैल जाती है कि ये सब लड़ाई झगड़े के लिए आए हैं और वे सब फिर उनसे लड़ाई झगड़े के लिए उन पर आक्रमण कर देते हैं एक दिन। लेकिन जो जॉन है उसने तो अब फ्लेचर के जो बगावती सुर रहे थे उसको बदल दिया है और साथ ही वे उनका जो वहां आने का मकसद है, वहां उनका आना कोई लड़ाई झगड़े के लिए नहीं है बल्कि उनकी प्रतिभा को उठाने के लिए वहां आना है। तो वे उस अपनी जो विचारों की गति है उसका उपयोग करते हुए अपने सातों सदस्यों के साथ वहां से निकल जाते हैं, उस लड़ाई से बच जाते हैं।
तो उनको, झुंड को यह समझ में आता है कि ये लड़ाई आक्रमण करने के लिए नहीं आई है, तो वे शांत हो जाते हैं। और जो उनका कार्यक्रम रहता है जॉन का, उनके साथियों का, उनके शिष्यों का, वे उस तट के पास अपने अभ्यास को प्रतिदिन की तरह जारी रखते हैं। और उनके इन अभ्यासों, इन कलाबाजियों, उनकी ऊंची उड़ानों से झुंड के अन्य साथी भी प्रभावित होते हैं और वे छुप छुप कर कभी कभी रात में जॉन के पास आते हैं, इस शंका से कि कहीं उनको कोई पहचान न ले आपस में ही, तो वे रात में छुप के आते हैं और वे जॉन की बातों से, उसके अभ्यासों से प्रभावित होते हैं। लेकिन फिर भी उनके मन में शंका होती है कि जॉन तो प्रतिभाशाली है, दैवीय है। तो जॉन कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम फ्लेचर और कैल्विन को ही देखो, ये तुम्हारे साथी है, अभी इन्होंने ज्वाइन किया है और देखो उन्होंने अभ्यास के द्वारा कितना कुछ सीख लिया है। हाँ, बस दैवीयता इसी में है कि सीखना शुरू कर देने से, अभ्यास शुरू कर देने से प्रतिभा निखर जाती है और हम ऊंचे उठ जाते हैं। तो इस भांति से जो जिनकी अभ्यास को सीखने की एक मनसा होती है, वे भी झुंड छोड़कर जोनाथन के पास आने लगते हैं। अब उनकी संख्या बढ़ने लगती है। कुछ वहां पर जॉन को सुनने के लिए आते हैं, कुछ उसकी उपेक्षा के लिए, कुछ उसके दैवीय गुण को जानने के लिए और कुछ अभ्यास के लिए। जोनाथन कहता है कि अब मेरे यहां से विदा होने का समय आ गया है, लेकिन फ्लेचर और कैल्विन, अब तुम्हें यह सब व्यवस्था संभालनी है। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी अफवाह मेरे बारे में कि मैं दैवीय हूं या शैतान हूं, यह न फैलने पाए। मैं एक आम, तुम्हारी तरह ही एक समुद्री पक्षी हूं, और चूंकि मैंने यह बचपन में ही अपनी प्रतिभा को निखारने पर काम करना शुरू कर दिया था, इसलिए मैं उन ऊंची उड़ानों को ले पाने में असमर्थ हूं। अब तुम्हें इस पूरे सिस्टम को आगे बढ़ाना है और अपने दया और प्रेम के जो गुण हैं, भाव है, उस पर कार्य करते हुए तुम्हें इन सब की मदद करनी है। तो वह कहता है कि ये लोग जब हम पर आक्रमण के लिए आए थे, उसके बाद भी तुम्हारे मन में यह दया और प्रेम का भाव कैसे आया, ताकि मैं भी वह सीख सकूं। तो वह कहता है कि जो इनके अंदर बुराई है तुम उसको इग्नोर करो और इनके अंदर जो अच्छाई है उस पर कार्य करो। इनकी समझ को बढ़ाओ, इनकी प्रतिभा को बढ़ाओ, तो ये एक दिन खुद ही समझ जाएंगे और इनके अंदर जो एक बुराई की भावना है वह हट जाएगी और फिर इनके अंदर भी दया और प्रेम आ जाएगा। इस भांति से तुम भी अपने अंदर दया और प्रेम की भावना को विकसित करो, यही सच्चा प्यार है। और इस भांति से जॉन वहां से विदा हो जाता है। दोस्तों, अध्याय 4 के माध्यम से जो ऑथर है, उन्होंने हमारे समाज में किस भांति से अंधविश्वास बढ़ जाते हैं उस पर एक कड़ा प्रहार किया है और उनके प्रति सचेत जागरूक करने की भरपूर कोशिश की है। दोस्तों, जैसा कि जॉन को एक डर था, उसके मन में आशंका थी कि कहीं ये लोग उसकी मूल शिक्षाओं को, उसकी जो मूल अभ्यास प्रैक्टिस की टेक्निक है उसको भुलाकर उसकी पूजा अर्चना करने न लग जाए, कहीं ये उसको दैवीय न मानने लग जाए। अब वही होता जा रहा था। फ्लेचर के बार बार समझाने के बावजूद कि जॉन कोई दैवीय नहीं था, वह सभी पक्षियों की भांति एक आम समुद्री पक्षी था। उसने बचपन से उस अभ्यास को करना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए वह उस कला में निपुण हो पाया। ऐसा समझाने के बावजूद भी जो अन्य समुद्री पक्षी थे वे उसकी बात को अनसुना कर देते और उनका ध्यान केवल इस पर लगा रहता कि जॉन कोई एक दैवीय पक्षी था। वे या तो अपने अभ्यास से बचने की कोशिश करते या फिर जो है उनको जब समय मिलता वे सिर्फ जो जॉन की बातें थी उसके सुनने में उस समय को व्यतीत करते थे। और बात अब यहां तक बढ़ गई थी कि वे अब फ्लेचर के शरीर को स्पर्श करने में ज्यादा उत्सुक होने लगे। उन्हें ऐसा लगता था कि फ्लेचर के शरीर को स्पर्श करने से उन्हें जॉन का आशीर्वाद मिल जाएगा और बिना अभ्यास के ही वे उस कला में निपुण होते जाएंगे।
और अब तो जो फ्लेचर है वह उसका जो सिस्टम था वह कमजोर होता जा रहा था, क्योंकि जो उसके साथी है अन्य वे धीरे धीरे शरीर छोड़ते जा रहे थे। और जो अन्य पक्षी है वे अब नए नए तरीके के एक आडंबर, नए नए तरीके के जो अंधविश्वास है वे अन्य पक्षियों में फैलाते जा रहे थे, जिस कारण से जो अभ्यास का एक सिस्टम बना हुआ था वह कमजोर होता जा रहा था। और समय के साथ साथ फ्लेचर ने भी अपना शरीर त्याग दिया और फिर तो ये आडंबर, ये अंधविश्वास अपने चरम की तरफ बढ़ते गए। फिर एक पर्टिकुलर दिन बना दिया गया पूजा अर्चना के लिए, और उस दिन तो उड़ान पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दी गई ताकि पूजा अर्चना के लिए समय मिल सके। स्तुति गान होने लगे और जो पक्षी है वे अपनी, उनकी जो हिम्मत थी, उनकी जो अपने अपने सामर्थ्य थी उसके अनुसार कोई अपनी चोंच से पत्थर लाता, कोई अपनी चोंच से कोई तिनका लाता, इस भांति से वे वहां पर अर्पण करते और उसके आशीर्वाद को पाने की कोशिश करते। जगह जगह पर जो फ्लेचर है उसके साथी है उनके भी पत्थरों को स्थापित कर करके बड़ी बड़ी चट्टानें बनाकर उनके पूजा स्थल बना दिए गए थे। और पूरी तरीके से जो अभ्यास की टेक्निक थी उनको भुला दिया गया था। इन 200 वर्षों के अंदर ही जो जोनाथन है उसकी जो मूल शिक्षाएं हैं उनको पत्थरों पर प्रतिस्थापित करके जो मूल टेक्निक थी, जो अभ्यास थे, वे सब उस झुंड से गायब हो गए थे। अब उनके पास उस उड़ान को पाने का, उस अभ्यास को करने का कोई जरिया नहीं बचा हुआ था। केवल वे सब बातें उन पत्थरों तक, उन पर लिखी हुई बातों तक ही सीमित होती जा रही थी। लेकिन कुछ यंगस्टर्स, एंजेला और उसके अन्य साथी जैसे, वे उन आडंबरों पर शंकाएं करने लगे, सवाल उठाने लगे कि यहां लोग सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि वे आशीर्वाद प्राप्त कर सके, या फिर ऐसी जो उनके झुंड है उस समाज में एक उम्मीद होती है कि यहां सबको आना ही है, वे इसलिए आते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम यहां कितने भी पत्थर लाकर इकट्ठा कर दें, यदि हम उस अभ्यास को जो जॉन ने बताए थे उस अभ्यास को हम अपने अंदर नहीं लेकर के आएंगे तो हमारे सब वे पत्थर यहां इकट्ठे करने के बावजूद भी हम अपनी उस कला में निपुण नहीं होंगे। लेकिन उनके ऐसी बातें, उनकी ऐसे वचन, जो वह झुंड था उनको एक खिलाफत की तरह लेने लगा। यह जो उनका जो धर्म स्थापित हो गया था ये अब उनकी बातें धर्म विरोधी लगने लगी। और इस भांति से जो जॉन की शिक्षा थी वह इस चक्रव्यूह में फंसकर उलझती जा रही थी। दोस्तों, यह बात केवल फ्लेचर या फिर जॉन, इस केवल झुंड की नहीं है। जॉन को दैवीय गुणों के द्वारा स्थापित कर देने से, जॉन को प्रतिमाओं में या फिर जो है पत्थरों पे उसकी शिक्षा को स्थापित कर देने से जो उसकी मूल टेक्निक थी, जो उसके उड़ने का जो गुर था, वह भुला दिया गया। और इसी भांति से हमारे समाज के अंदर भी होता है। हम केवल पूजा अर्चना तक ही सीमित रहते हैं। पूजा अर्चना तब साथ दे सकती है यदि हम उन मूल शिक्षाओं को भी अपने जीवन में उनको एक स्थान दें, तो फिर हमें उन पूजा अर्चना का एक भरपूर लाभ हमें मिल सकता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी को यह स्टोरी अच्छी लगी होगी, इससे कुछ प्रेरणा मिली होगी। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं।